खुद का मकान होगा कि नहीं, और यदि वाहन है तो वाहन का सुख उसको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो जैसे किसी के चतुर्थ भाव में यदि पाप ग्रह पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके जन्म के बाद माता को तकलीफ़ें दिक्कतें होने लगती हैं। और यदि अशुभ ग्रह पड़े हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं का मकान बनाता है या स्वयं का वाहन होता है उससे भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, यदि उसमें कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि ना हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, केवल कुछ ही चीज़ों से हम विचार नहीं कर सकते हैं कि चतुर्थ भाव जो होता है वहाँ पर माता का, भवन का, वाहन का सुख देखा जाता है। आज हम केवल 12 भाव का फल देखेंगे कि 12 भाव में किस प्रकार के फल जो हैं व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, कुंडली में कैसे 12 भाव को देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पंचम भाव की। तो जो पंचम भाव होता है वो विद्या का यानी कि शिक्षा का और संतान का भाव होता है। तो यहाँ से हम विद्या या संतान का सुख देखते हैं व्यक्ति की कुंडली में। यदि पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो वहाँ पर व्यक्ति को उस स्थान की सुख में कमी कर देता है। यदि राहु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कितनी ही मेहनत करे लेकिन उसको अपने जो सफलता है उसमें पूर्ण प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। जैसे कि वो 100 नंबर का पेपर करके आया तो उससे 60-70 नंबर मिलते हैं, या फिर पता चला कि परीक्षा देने जा रहे हैं लेकिन अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो जाए या परिवार में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो पेपर जो उसका जाना चाहिए या जो सफलता उसको मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिलती। और विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति को संतान योग में भी थोड़ी सी तकलीफ़ें होती हैं। कई बार संतान विलम्ब से होती है, या फिर संतान हो भी जाए तो उसका जो सुख है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और ऐसे ही शिक्षा का है, तो यहाँ पर पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर शिक्षा और संतान देखा जाता है। फिर हम चलते हैं छठवें भाव की ओर। और जो छठवां भाव होता है वो ऋण रोग शत्रु का होता है। यानी कि यहाँ पर जो ग्रह स्थिति है वहाँ से हम देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति जो है वो लोन लेकर यानी ऋण लेकर के अपना जीवन यापन करता है, परेशान बना रहता है। रोग यहाँ से देखा जाता है, यदि यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ तो ऐसा व्यक्ति हर 15 दिन में बीमार पड़ जाता है। हर 15 दिन में उसकी मानसिक स्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। और चंद्रमा यदि बैठा तो सर्दी जुकाम हो जाता है। यदि यहाँ शुक्र बैठा हुआ है छठवें स्थान में तो ऐसा व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज़ होने की आशंका रहती है। तो अलग अलग ग्रह यदि यहाँ बैठते हैं तो उसका अलग अलग फल भी देते हैं। और हम कुंडली के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि व्यक्ति को कौन से रोग होने की संभावना है, और प्रिकॉशन के तौर पर हम उस ग्रह का उपाय करके या उस संबंधित बीमारी का जो प्रिवेंशन हम कर सकते हैं पहले से, वो भी हम करके और सुरक्षित हो सकते हैं। तो छठवां भाव जो है वो ऋण रोग शत्रु का। अब यहाँ पर यदि जो ग्रह बैठे हैं और यदि ये सौम्य ग्रह यहाँ बैठ जाता है अशुभ स्थान में, तो यहाँ पर शत्रुओं से खतरा बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तब भी ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से खतरा रहता है। यदि राहु बैठा हुआ है तो वो गुप्त शत्रु पैदा करता है, यानी कि ऐसे शत्रु जो रहेंगे तो लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये कौन शत्रुता आपसे कर रहा है। हालांकि शनि या सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु जो रहते हैं वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि शनि और सूर्य जो है वो, सूर्य जो क्रूर ग्रह है और शनि जो है पाप ग्रह है लेकिन शक्तिशाली ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो शत्रुता जरूर रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सामने उसके कुछ नहीं बोल पाएगा, पीठ पीछे चाहे तो वो कुछ भी बोल दे रहा है। तो यहाँ जो छठवां भाव है यहाँ से ऋण रोग शत्रु देखा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सातवें भाव की ओर। और जो सातवां भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हम 3 चीज़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका व्यवसाय, यानी कि ये व्यवसाय का भाव कहलाता है। और दूसरा कहलाता है ये पति पत्नी का, यानी कि लड़की की कुंडली है तो ये पति का भाव देखा जाएगा वहाँ पर। और यदि लड़के की कुंडली है तो वो उसकी पत्नी का, यानी कि कहाँ कैसी शादी हो गई। तो यहाँ पर व्यवसाय हो गया उसका, और उसके जो है वैवाहिक संबंधों को यहाँ पर सप्तम स्थान से देखा जाता है। और यहाँ पर यदि मंगल बैठा हुआ है तो ये प्रबल मांगलिक कुंडली होती है। सप्तम अष्टम स्थान में मंगल बैठा हुआ हो तो प्रबल मांगलिक होती है। यदि सप्तम स्थान में राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे जो जातक होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर यदि सप्तम स्थान में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, या मंगल हो या शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन से जो है संतोष नहीं रहता है, अप्रसन्नता रहती है, हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं किसी न किसी प्रकार के। तो सप्तम भाव जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको उपाय भी बताएंगे। यदि आप कमेंट करेंगे
तो हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको कौन सी समस्या है और उस समस्या से कौन सा समाधान हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय भी जो है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। पत्नी सुंदर मिलेगी, कैसी मिलेगी, उसका भी जो देखा जाता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। और यदि लड़की की कुंडली है तो पति कैसा मिलेगा वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। वैवाहिक सुख कितना होगा जीवन में, सप्तम भाव से देखा जाता है। उसके बाद अष्टम भाव की ओर चलते हैं। अष्टम भाव जो होता है उसे हम या तो आयु का भाव भी कह सकते हैं या मृत्यु का भी कह सकते हैं। यहाँ से व्यक्ति की जो है वो आयु देखी जाती है, यानी कि वो कितना जो है उसका जीवन कैसा होगा और कितनी आयु होगी। साथ ही अष्टम भाव से पुरातत्व की भी देखी जाती है कि पुरातत्व संपत्ति का उसको फ़ायदा कितना होगा, कैसा होगा। कुंडली के 3 भाव बड़े खराब माने गए हैं, एक तो छठवां, 8वां और 12वां। तो 6, 8 और 12वां स्थान जो होता है ये सबसे खराब स्थान माने गए हैं, क्योंकि छठवां रण रोग शत्रु का होता है, 8वां स्थान मृत्यु का होता है और 12वां व्यय का होता है। तो इस प्रकार ये 3 भाव जो है वो खराब माने गए हैं। यहाँ पर अच्छे ग्रह यदि बैठते हैं तो वो खराब फल देते हैं, और यदि खराब ग्रह बैठ जाएँ तो उनका फल अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यदि अशुभ स्थान पर अशुभ ग्रह बैठे तो उसका फल अच्छा होता है कुछ हद तक के। अब यहाँ पर यदि शनि बैठ जाए अष्टम स्थान में तो ऐसे व्यक्ति की आयु में खूब वृद्धि कर देता है। लेकिन यदि अष्टम स्थान में गुरु बैठ जाए तो वो व्यक्ति को लीवर से संबंधित है और पेट से संबंधित बीमारियों को देता है। यदि अष्टम में किसी व्यक्ति के गुरु बैठा हुआ है और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति को उस स्थान से संबंधित जो है वो रोग हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और पित्त से संबंधित उसको समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अष्टम भाव से देख कर बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नवम स्थान में। तो जो नवम स्थान होता है वो धर्म का स्थान माना गया है। तो यहाँ से व्यक्ति का धर्म स्थान देखा जाता है, और यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हुए हों तो यहाँ से पितृ दोष का निर्माण भी होता है। यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे तो ऐसा व्यक्ति जो होता है नास्तिक होता है, धर्म कर्म में उसका मन नहीं लगता है। यदि इसी नवम स्थान में सूर्य और राहु बैठ जाएं तो यहाँ पर पितृदोष का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन जाता है, और जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है तो उसके जीवन में अनेक कष्ट संघर्ष चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलह मची रहती है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और तनाव उसके जीवन में हमेशा बना रहता है। घर में कभी खुशियाँ नहीं रहती, पल पल में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पितृदोष का कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो जाए नवम स्थान में तो वो पितृदोष का निर्माण कर देता है। तो ये सबसे खतरनाक दोष माना गया है, पितृदोष। इसके बाद हम चलते हैं दसम स्थान में। तो दसम स्थान जो होता है वो पिता का स्थान माना गया है, और साथ में कर्म का स्थान माना गया है। इसको व्यवसाय का स्थान भी माना जाता है, और यहीं से व्यक्ति की सरकारी नौकरी देखी जाती है कि उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो वहाँ पर वो पिता का स्नेह प्रापर उसको मिलता है, जातक को मिलता है। लेकिन यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु बैठ जाए, शनि केतु बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो होता है पिता का सुख में कमी रहती है। तो या तो जो होगा पुत्र अपने पिता से दूर रहेगा, और या फिर हो सकता है कि उसे पिता का सुख ना मिल पाए, बचपन में ही जो है वो पिता जो है उसके ना रहें। और एक स्थिति और बनती है कि यदि पिता पुत्र दोनों हैं तो वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहता है, दोनों में वैचारिक मतभेद रहेगा, कभी एक दूसरे की पटेगी नहीं। ऐसी काफ़ी स्थितियाँ बनती हैं, और ये नहीं कहा जा सकता है कि पिता के सुख में कमी होगी। कुछ अपवाद भी होते हैं, यदि अच्छे ग्रह की दृष्टि है वहाँ पर तो इन सारे दोषों को भी वो दूर कर देता है। लेकिन राहु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा ना थोड़ा वैचारिक मतभेद जो है वह पिता पुत्र में उत्पन्न कर देता है। अब लेकिन यदि यहाँ शनि बैठा हुआ है तो यहाँ पर जो शनि विराजमान होता है तो वो 100% सरकारी नौकरी देता है जातक को। कुंडली में उच्च का शनि बैठा हुआ है, दसम स्थान में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य सरकारी जॉब मिलती है, और इसके काफ़ी सारे प्रमाण भी हैं। लेकिन यदि दसम में शनि बैठा है, व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी, किंतु पिता के साथ जो है मतभेद जो है वैचारिक मतभेद बना रहेगा। लेकिन यदि पिता पुत्र एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो वो जो मतभेद है वो ख़त्म हो सकता है। और क्योंकि जब आप कभी कभी किसी से मिलते हो तो वो सारी लड़ाइयाँ गिला शिकवे दूर होते हैं, लेकिन परस्पर एक साथ रहना इनके लिए जो है वो कष्टकारक हो सकता है। तो ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रह करके और बढ़िया जो है वो अपना जीवन दोनों जी सकते हैं।
अब दसम के बाद हम आ जाते हैं एकादश स्थान, जिसे हम 11वां स्थान कहते हैं। ये होता है आय का स्थान। यहाँ से प्रॉफिट देखा जाता है कि व्यक्ति को आय का साधन क्या है, और जो आय करेगा तो उसको कितनी अच्छी आय अच्छी होगी कि नहीं होगी। काफ़ी सारी स्थितियाँ रहती हैं। यदि उच्च के ग्रह बैठ जाएँ उस स्थान पर तो काफ़ी फ़ायदा देते हैं। यदि वहीं पर नीच के ग्रह बैठ जाएँ, यानी नीच राशि पर कोई ग्रह बैठ जाए, तो वो वहाँ पर नुकसान देता है। तो यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, आय कितनी होगी, तो द्वितीय स्थान यानी कि दूसरा स्थान सेकंड हाउस और 11th हाउस जो होता है परस्पर पूरक होते हैं, क्योंकि 11वें स्थान से हम लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, वहीं द्वितीय स्थान से स्टोरेज यानी धन जो होगा वो संचय कैसा होगा। तो ये एकादश भाव और द्वितीय भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों को देखकर ही ये डिसाइड करना चाहिए कि व्यक्ति को कितना धन मिलेगा या कितना संपन्न व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर यदि गुरु बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अतः लाभ मिलता है, कई स्रोतों से लाभ मिलता है। उसके बाद हम आखिरी जो भाव होता है कुंडली का वो होता है द्वादश भाव 12th हाउस, और जो 12वां भाव होता है कुंडली का वो होता है व्यय का, विदेश यात्रा का, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस द्वादश भाव से देखी जाती हैं। यदि इस द्वादश भाव में जो है अच्छे ग्रह बैठ जाएं, जैसे चंद्रमा बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है, और ऐसा व्यक्ति का जो हम कहें भाग्योदय होता है वो अपने उसी जगह पर नहीं होगा जहाँ वह रहता है। उसका जो भाग्योदय होगा वो हमेशा मान के चलें कि विदेश में होगा, उसे कहीं दूर जाकर ही जीवन यापन करना होगा। यदि वो अपने उसी क्षेत्र में रहता है जहाँ उसका जीवन यानी जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ बचपन गुजरा है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। उसे कहीं आर्थिक स्थितियाँ बहुत विकृत हो जाती हैं, आर्थिक नुकसान होते रहता है, सफलता नहीं मिल पाती जीवन में। तो ऐसा व्यक्ति जिसका 12वें में चंद्रमा बैठा है, निश्चित उसे कहीं बाहर जाना चाहिए। और वैसे भी यदि सूर्य चंद्रमा यदि 12वें स्थान में बैठे हैं तो विदेश यात्रा करवाते हैं ऐसे व्यक्ति को। विदेश यात्रा से तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि जहाँ वो पैदा हुआ है वहाँ से वो अन्य प्रदेशों में, अन्य ज़िलों में या अन्य क्षेत्रों में जाकर के अपनी जीवन की जो याचिका है, जीवन यापन के लिए जो है वो कार्य करवा सकता है या कर सकता है। बाकी वहाँ उसी पर उसको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। वह कोई भी धंधा पानी करेगा उसी जगह पर, तो वो उसको फलित नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। और वही कार्य वो जा कर के, वही कर्म दूसरी जगह पर जा कर करेगा तो उसको काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो ये जो 12वां स्थान है कुंडली का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से ये देखा जा सकता है कि वो व्यक्ति बाहरी क्षेत्रों से कितना आय का अर्जन कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो व्यय है, यदि वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भोग विलासिता पूर्ण होता है, और सारा जो पैसा होता है उसका भोग विलासिता में ही खर्च करने में लगा रहता है। उसको हर चीज़ जो है, उसको अच्छी गाड़ी चाहिए रहता है, अच्छा बंगला चाहिए रहता है, और विभिन्न अच्छी चीज़ों को वो भोगने के लिए तत्पर रहता है। तो 12वें स्थान में शुक्र बैठने से व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जीने के इच्छुक होता है। हालांकि ये है कि यदि उसके अच्छे हैं सारे ग्रह तो ठीक है, अन्यथा मान लो ऐसा व्यक्ति है तो यदि वो खुद प्रॉफिट नहीं कर रहा है, यदि उसको आय का कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में वो अपने माँ बाप से पैसे ले लेके और फिर वो नुकसान पहुंचाता है। यानी कि प्रॉफिट जो पैसा है वो अपना पैतृक धन संपत्ति है वो सारी की सारी उड़ा देता है। यदि उसका एकादश भाव बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रॉफिट भी करता है, यानी कमाई भी करता है, और भोग विलासिता युक्त जीवन भी जीता है। लेकिन अन्यथा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी पैतृक संपत्ति को ही चूना लगा देते हैं, यानी कि वो जितनी भी इनकी संपत्ति प्राप्त होती है, और एकादश उसका द्वादश भाव जो होता है वहाँ पर यदि शुक्र बैठा है, चंद्र में बैठा है, तो वो काफ़ी नुकसान करते हैं। यहीं पर यदि बुध बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धि से खर्च करता है, या गुरु बैठा है तो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है। तो काफ़ी सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं जन्म कुंडली को देखने के लिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म तारीख और समय AM PM और प्लेस, साथ में आपका जो प्रश्न है, तो कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर ये मात्र आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ निःशुल्क है, आपको कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं देना है। निःशुल्क रूप से आपकी ज्योतिषीय समस्याओं का हल किया जाएगा। तो इसको आप जो है डबल टैप ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, इष्ट बंधुओं के साथ जो भी हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि जो भी समस्याएं जीवन में व्यक्ति भोग रहा है, चाहे वे ज्योतिष से संबंधित हो, वास्तु से संबंधित हो, आध्यात्म से संबंधित हो, या किसी अन्य चीज़ का प्रमाण यदि आपको चाहिए शास्त्रों से संबंधित, तो वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो भी वीडियो को देख करके और सही जो जानकारी, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आप 70 से 80% तक के अपनी चीज़ों को देख सकते हैं और उन पर विचार करके उनको पहले से ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसका दुष्परिणाम
ना भोगना पड़े। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार मौसम विज्ञान होता है उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान होता है। जिस प्रकार मौसम विज्ञान में हम अनुमान लगाते हैं स्थितियों को देख करके, उसी प्रकार ज्योतिष विज्ञान है। हम ये तो नहीं कहते कि 100% 100% ज्योतिष की भविष्यवाणी सत्य होती है, लेकिन 70 से 80% जो भविष्यवाणियाँ होती हैं जो ग्रहों की स्थितियों के पर निर्भर करती है, तो वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। बाकी जो व्यक्ति है कर्म के हिसाब से अपने भाग्य में भी परिवर्तन कर सकता है। ये तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति जो है उसने अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य में भी परिवर्तन कर लिया। जिनकी कुंडली में नौकरियों के योग नहीं थे, विवाह के योग नहीं थे, लेकिन कर्म के माध्यम से, अच्छे सुकर्म करने के माध्यम से और भगवान में पूर्ण आस्था श्रद्धा रखने के कारण उसके भी भाग्य में परिवर्तन हुआ है। और बहुत से ऐसे उदाहरण भी आते हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य में भी परिवर्तन किया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो ज्योतिष की भविष्यवाणियाँ सत्य होंगी, क्योंकि व्यक्ति कर्म के माध्यम से भी भाग्य को बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले यह है कि हमें पता चल जाए कि हमारे होने वाली घटनाएं जो हैं आगे वो क्या हो सकती हैं, उसके बाद ही हम उन कर्मों को करके और अपने भाग्य में जो अशुभ स्थितियाँ हैं उसको हम टाल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने एक मित्र को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा पूजते हैं, मानते हैं, चाहे वो देवी जी हों, चाहे भगवान भोलेनाथ महादेव हैं, चाहे भगवान रामचंद्र हैं, कृष्ण हो, और जिनको भी आप पूजते हैं उनका नाम लेकर के कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, उनकी जयकार ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके जो इष्ट होते हैं वही आपको सिद्धि प्रदाता होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।